बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल। हमने प्रैक्टिस का सिलसिला शुरू करवाया हुआ है हर यंग वकील के लिए और जो जुडिशल इम्तहानात देते हैं उनके लिए। ये बड़ी कीमती सीरीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं चंद माह के अंदर जो है काबिल तरीन वकील बन जाऊं या मैं जुडिशल इम्तहानात दूं और मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाऊं, इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, आगे शेयर भी करें सदका जारी समझते हुए। हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते। पिछले लेक्चर में हमने बेल लिखने का तरीका बताया था। आज हम बेल से रिलेटेड तमाम तरह के पॉइंट्स को डील करते हैं। ये 2 लेक्चर सफिशेंट होंगे आपकी स्टार्ट की प्रैक्टिस के लिए कि आप इसको अप्लाई करें। ठीक है, यानी आप इसको अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आपकी ज़मानत होगी। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ उसके हाथ में है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो हम ये करते हैं। बाकी आने वाले जो लेक्चर्स होंगे बाद के, उसके अंदर फिर हम हर जुर्म की अलग बेल आपको पढ़ाएंगे। कत्ल की, डकैती की अलग, चोरी की अलग, रेप की अलग, चेकों की अलग, बिजली चोरी की अलग, हर चीज़ की अलग अलग फिर वो अलग हमारी ज़मानतें होंगी। ये एज ए होल आपको बताया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ कि ज़मानत की जुडिशरी इम्तहान में पूछा जा सकता है, या आप एक वकील हैं तो आपको इसका इल्म हो। ये छोटे छोटे नुक्ते तो आपकी अदालत के अंदर आपका नाम रोशन कर देते हैं। कि सबसे पहले ज़मानत की डेफिनेशन पाकिस्तान में कब हुई थी? आप कहेंगे ज़मानत की प्रॉपर डेफिनेशन पाकिस्तान में हुई थी। केस लॉ है PLD 1953 FC, यानी उस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आइन नहीं बना था, तो अभी 1953 चल रहा है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को SC नहीं बल्कि FC फेडरल कोर्ट कहते थे। उसका सफ़ा 170 पर PLD 1953 FC सफ़ा 170 पर यह कहा गया था कि हैंडिंग ओवर द कन्विक्टेड पर्सन फ्रॉम द लीगल कस्टडी टू द हैंड ऑफ द श्योरिटी। एक जो कैद में एक बंदा जो कि किसी पुलिस कस्टडी में हो, उसको पुलिस कस्टडी से निकाल कर श्योरिटी यानी जामिनों के हाथ में दे देना, जो उसकी ज़मानत करवा रहे हैं, इसको बेल कहते हैं, इसको ज़मानत कहते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया। अब हम देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कीमती है ये, कि बेल की कुछ किस्में हैं। कि आपका क्लाइंट अगर आपके पास आता है और ये कहता है कि वकील साहब अभी FIR हुई नहीं, मगर मैं बहुत ही इज़्ज़तदार शहरी हूँ, मगर मेरे दुश्मन बहुत हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है, या कोई भी रिस्पेक्टेबल सिटीज़न है, वो ये कहता है FIR अभी नहीं हुई, मगर मुझे ख़तरा है कि मेरी ख़िलाफ़ जो है FIR हो जाएगी, मेरी ज़मानत करवा दें। आप कहें घबराए नहीं, मैं बैठा हूँ, हम एक बेल अप्लाई करते हैं। बेशक आपकी FIR नहीं हुई, ये वाहिद एक ऐसी बेल है। बाकी तमाम जितने हम बेलें पढ़ेंगे उसमें FIR होगी तो बेल होगी, वरना नहीं। ये एक ऐसी FIR है, इसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। ये भी 498 CRPC के तहत आप लिखेंगे। जो आप परी रेस्ट बेल लिखते हैं ना, ज़मानत कबल गिरफ्तारी लिखते हैं, 498 CRPC के तहत इसको भी वही लिखेंगे कि आप लिखें कि एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 498 CRPC। FIR नंबर लिखेंगे, उसका जुर्म लिखेंगे, उसका ऑफेंस लिखेंगे, उसका पुलिस स्टेशन लिखेंगे, उसका शहर लिखेंगे, अभी आप लिख देंगे। ठीक है, ये किसी भी हाई कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिखने का तरीका क्या है? बिल्कुल यही कि ये शख्स रिस्पेक्टेबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। हर बेल में लिखें, चाहे परी अरेस्ट हो, चाहे आफ्टर अरेस्ट हो, चाहे एंटीसिपेटरी हो, ये पाकिस्तान का रिस्पेक्टेबल सिटीज़न है। नंबर 2 कि ये जो शख्स है, ये इसको मेलाफाइड ग्राउंड के ऊपर जो है ये फंसाया गया। याद रखना, परी अरेस्ट बेल और एंटीसिपेटरी बेल जब तक हो ही नहीं सकती जब तक आप अपनी बेल एप्लीकेशन में ये नहीं लिखेंगे कि इस बंदे को मेलाफाइड ग्राउंड पर दुश्मनी की बुनियाद पे फंसाया गया। 2 मिनट में देख लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो इसको मेलाफाइड ग्राउंड पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसको मेलाफाइड ग्राउंड के ऊपर इसको फंसाया गया है। अब मेलाफाइड ग्राउंड क्या है? आप अपने क्लाइंट से पूछें, मेरे भाई मुझे बताएं ये बंदा आपके ख़िलाफ़ क्यों FIR करवा रहा है, मुझे वजह तो बताओ ना। चलो मैं तो आपका वकील हूँ, मुझे वजह बताओ। अब वो आपको कोई ना कोई कहानी बताएगा।
वो फैमिली भी हो सकती, कोई रिश्ते का मामला, कोई ज़मीन जायदाद का मसला हो सकता है, कोई पार्टनरशिप के टूटने का मसला हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़े का मामला हो सकता है। उसको अब आप मेलाफाइडी ग्राउंड में लिख देंगे कि ये बंदा मेलाफाइडी ग्राउंड है। वो हम आगे आप देखते हैं, पहले इनको देख लें, फिर हम आगे इसमें देख लेते हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल आप क्या करेंगे, आप 498 CRPC के तहत करेंगे, किसी भी पाकिस्तान की हाई कोर्ट में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बग़ैर FIR दर्ज हुए होती है, अक्सर पॉलिटिकल इशू में होती है। प्रैक्टिस में ये आपको देखने को बहुत कम मिलेगी, मगर ये होती है, ठीक है। दूसरी बेल है प्रोटेक्टिव बेल, अंडर सेक्शन, ये भी 498 CRPC के तहत आती है। प्रोटेक्टिव बेल क्या है, आपका बंदा एक फॉर एग्जांपल मुलजिम है, उसके खिलाफ FIR हुई खानपुर में, वो यहाँ से भाग गया, वो चला गया लाहौर। अब वो कहता है कि मैं खानपुर पेश होना चाहता हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अरेस्ट ना हूँ। तो आप लाहौर के वकील हैं और आपसे कहते हैं कि वकील साहब मेरी कोई ऐसी ज़मानत करवा दें कि मैं बाहिफाजत अपने शहर पहुँच जाऊँ, वहाँ की मैं सेशन कोर्ट में चला जाऊँगा और वहाँ जाकर मैं अपनी ज़मानत अप्लाई कर दूँगा, मुझे सिर्फ सेफली तौर पर सेशन कोर्ट तक पहुँचा दें। आप कहीं घबराएं नहीं, मैं आपकी बेल करवा देता हूँ। आप क्या लिखेंगे, वही ज़मानत 498 CRPC के तहत, ये भी किसी भी हाई कोर्ट में हो सकती है। एंटीसिपेटरी बेल भी किसी भी हाई कोर्ट में हो सकती है पाकिस्तान के, और ये भी किसी भी हाई कोर्ट में हो सकती है। आप यही लिखेंगे कि प्रोटेक्टिव बेल या प्रिवेंटिव बेल अंडर सेक्शन 498 CRPC, ये लिखेंगे, फिर उसका FIR नंबर लिखेंगे, उसका ऑफेंस लिखेंगे, उसका पुलिस स्टेशन लिखेंगे, उसका सिटी लिख देंगे, ठीक है। बाकी जो मतलब हमने पढ़ा, उसमें पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो लिखेंगे। मज़ीद अहम पॉइंट हम आगे डील करते हैं। प्रोटेक्टिव बेल 7 दिन या कुछ ज़्यादा मिलती है, 4 दिन की मिल सकती है, 5 दिन की मिल सकती है, कि यानी हालात के मद्देनज़र होती है। यानी मैक्सिमम ये 7 दिन की, मैक्सिमम कह रहा हूँ, आम रूटीन में 7 दिन की मिलती है ये। तो आप उससे कहें भाई मैंने आपकी ज़मानत करवा दी, अब आपके पास ये थोड़ा सा पीरियड है, इसमें अपने इलाके पहुँच जाओ, और जाके अगर पुलिस आपको पकड़े तो ये आप उसको दिखाएं कि मैं प्रोटेक्टिव बेल पर हूँ, मुझे सेशन कोर्ट जाने दिया जाए, मैं वहाँ पे जाकर अपनी परी अरेस्ट बेल करवाऊँगा, ठीक है। एक बेल होती है बेल बाय पुलिस। आपका क्लाइंट अभी पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस उससे अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखो शरायत क्या, पुलिस की कस्टडी में हो, उसके खिलाफ FIR हो चुकी हो और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो। पुलिस की कस्टडी में FIR हो चुकी हो, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो। अब आप फौरी ही SHO से रब्ता करें, उससे पता करें, भाई ये बताएं कि मेरा जो क्लाइंट है ये इस जुर्म में इन्वॉल्व है भी या नहीं। अगर वो कहता है कि नहीं है, तो अब आप उनको कहें कि SHO को, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, यानी इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की ये पावर है, कि उससे कहें कि ठीक है आप इसको जो है अपने सवाबदीद पर अंडर सेक्शन 169 CRPC के तहत आप इसको ज़मानत दे दें, यानी आप इसको रिलीज़ कर दें, तो वो भी उसको रिलीज़ कर सकता है। तो देखें फिर आपका क्या नाम होगा, यार ये तो वकील साहब जो है, ये तो मुझे अदालत पहुंचने तक नहीं दिया, ये तो मुझे थाने से ले आए हैं। तो यही चीज़ें तो आपको आगे लेके चलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर तो आपको एप्लीकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है SHO को, वहाँ तो आप वैसे उसको डिस्चार्ज करवा सकते हैं। और याद रखना SHO को इतनी पावर है, वो चाहे तो श्योरिटी पर, चाहे विदाउट श्योरिटी के ऊपर उसको रिलीज़ कर सकता है। देखें बंदे के खिलाफ FIR हो, वो इन्वेस्टिगेशन में हो, पुलिस की कस्टडी में हो, SHO चाहे तो उसको श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी के ऊपर रिलीज़ कर सकता है, ज़मानत दे सकता है 169 CRPC के तहत। एक और बेल है आफ्टर कन्विक्शन। आपका बंदा, उसको सज़ा हो चुकी, अब वो कैदी की हालत में है, उसका ट्रायल मुकम्मल हो चुका हो, FIR तो उसके हो ही चुके, तभी तो ट्रायल मुकम्मल हुआ होगा, उसका ट्रायल मुकम्मल हो चुका और जज साहब ने उसको सज़ा सुना दी, वो कैदी है। इसकी आम मिसाल आप पॉलिटिकल लीडर्स को देखेंगे, उनको सज़ाएं हो चुकी होती, फिर वो बाहर कैसे आ जाते हैं। तो वो 426 CRPC के तहत बाहर आते हैं। आपके पास क्लाइंट आता है और वो उसके वुरसा कहते हैं कि हमारे बंदे को सज़ा हो चुकी है, अब तो वो ज़मानत पे आ ही नहीं सकता। आप कहेंगे भाई क्यों नहीं आ सकता, मैं बैठा हूँ, क्यों नहीं आएगा, इंशाअल्लाह ताला उसको लेकर आएगा। अब आप क्या करें, पहले उसकी अपील दायर करें, पहले अपील दायर होगी। अगर उसकी अपील दायर है,
फिर आप क्या करेंगे, 426 की जो है वो एप्लीकेशन मूव करेंगे और लिखेंगे क्या कि ये आप बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 426 CRPC आफ्टर कन्विक्शन बेल, FIR नंबर फलां और उसका ऑफेंस जो है वो फलां, उसका थाना, उसकी मुतलका जो है वो सिटी, वो लिखकर आप इस बेल को अप्लाई कर देंगे। देखिए पहला एंटिसिपेटरी बेल, ये किसी भी पाकिस्तान की हाई कोर्ट से हो सकती, इसमें FIR नहीं होती तब भी आप करवा सकते, बाकी तमाम जितनी उसमें FIR होगी तो हम करवाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्टिव बेल के बंदा चाहता है मैं सेफली अपने सेशन कोर्ट तक पहुंच जाऊँ, अब किसी भी हाई कोर्ट से करवा सकते हैं, ये 7 दिन तक होती है, ज़्यादा भी हो सकती है। फिर पुलिस वाले से आप करवा सकते हैं, SHO से करवा सकते हैं, फिर अगर बंदे को सज़ा हो चुकी फिर भी आप करवा सकते हैं 426 के तहत, ठीक है जी। अब हम आते हैं आप परी अरेस्ट बेल में। परी अरेस्ट बेल क्या है, 498 CRPC के तहत हुई थी। अब आपसे पूछा जाए और कौन कौन सी बेल 498 CRPC के तहत हम करवाते हैं, तो हमने देखा था हम एंटिसिपेटरी बेल भी 498 CRPC के तहत ही होती है, प्रोटेक्टिव बेल भी 498 CRPC के तहत ही होती है, और परी अरेस्ट बेल भी 498 CRPC के तहत होती है। मगर फ़र्क क्या है एंटिसिपेटरी में, प्रोटेक्टिव बेल में और परी अरेस्ट बेल में फ़र्क क्या है? जो एंटिसिपेटरी और प्रोटेक्टिव बेल है ये हमेशा हाई कोर्ट से होगी, इसमें सेशन कोर्ट नहीं आप जा सकते, ठीक है। मगर जो आपकी परी अरेस्ट कबल गिरफ्तारी बेल है वो पहले आप सेशन कोर्ट में अप्लाई करें फिर हाई कोर्ट में जाएं, ठीक है। तो ये इसमें सेशन कोर्ट का कंसेप्ट आ जाता है परी अरेस्ट में। जो एंटिसिपेटरी है और प्रोटेक्टिव बेल है वो दोनों हाई कोर्ट में होगी, सेशन कोर्ट में नहीं हो सकती, मगर होंगी 498 CRPC के तहत ये तीनों की तीनों। जब भी आप किसी की एप्लीकेशन अपने क्लाइंट की लिखें, सबसे पहले आपने ये देखना है, जब बंदा परी अरेस्ट बेल करवानी है तो अब वो उसकी कम अज़ कम अदालत कौन सी है, सेशन कोर्ट, और उसकी मुतलका कोर्ट है, ठीक है। ये नहीं कि बंदे ने जुर्म किया है खानपुर में और उसकी सेशन कोर्ट खानपुर लगती है, वो कहे ठीक है जी मैं तो यहाँ से नहीं करवाता, आप मेरी जो है ना भावलपुर से करवा दें, अहमदपुर से करवा दें, किसी और जगह के सेशन कोर्ट से करा दें। आप कहेंगे नहीं, आपकी इसी कोर्ट से होगी। परी अरेस्ट बेल हमेशा उसी सेशन कोर्ट से होती है और उसी की हाई कोर्ट के बेंच से होती है। तो हमारा खानपुर को कौन सा हाई कोर्ट लगता है, भावलपुर बेंच, तो हम या तो खानपुर से उसकी करवा सकते हैं कि उसने खानपुर में जुर्म किया, या भावलपुर से करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुल्तान चले जाएं। परी अरेस्ट बेल के अंदर आपको मुतलका जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन लगती होगी उसी कोर्ट के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कबल गिरफ्तारी को, 498 CRPC। वही तरीका कि परी अरेस्ट बेल अंडर सेक्शन 498 CRPC, FIR नंबर फला, ऑफेंस नंबर फला, सिटी, उसका जो पुलिस स्टेशन होगा वो और उसका जो शहर होगा वो लिख के फिर आगे पॉइंट लिखें। सबसे पहले ही इज़ द रिस्पेक्टेबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के नीचे आप लिखें, मैंने आपको तरीका बता दिया था कि साइल बजरिया कौंसल हस्ब सैल आरज़ है। नंबर 1 ये कि साइल पाकिस्तान का एक इज़्ज़तदार शहरी है, पहला पॉइंट। फिर इसके ख़िलाफ़ फ़लाँ FIR दर्ज रजिस्टर्ड है, जिसकी कापी बेल एप्लीकेशन के साथ आप लगाएंगे, और क्या लिखेंगे कि जिसकी FIR की फ़ोटो कापी लफहाजा है। इसकी जो उर्दू की जो वर्डिंग है ना वो बड़ी प्यारी वर्डिंग होती है, वो हम उसके अलग आपको एक लेक्चर बना के खूबसूरत तरीके से आपको देंगे, फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये जो पॉइंट है ना मेला फाइडी, अगर आपने एंटिसिपेटरी बेल में, प्रोटेक्टिव बेल में और परी अरेस्ट बेल में इसका ना लिखा, आप भूल जाएं कि आपकी ज़मानत होती है। इसका असल एसेंशियली यही है परी अरेस्ट बेल का, गिरफ्तारी से पहले की तमाम बेलों का, कि मेलाफाइडी ग्राउंड के ऊपर उस बंदे को फंसाया गया। अब मेलाफाइडी ग्राउंड मेरे भाई क्या है, आपका क्लाइंट जैसे ही आए उससे पूछे मेरे भाई आपको इस बंदे ने क्यों FIR में फंसाया है, मुझे कहानी बताओ, सोच करके आपने ऐसा क्या किया था। वो ज़रूर कोई कहानी बताएगा कि मेरे इससे प्लाट का तनाज़ा था, रिश्तों का मसला था, कोई ज़मीन जदाद का था, कोई पार्टनरशिप थी, कोई ना कोई रफड़ ज़रूर बताएगा।
उसी को आपने मेलाफाइडी ग्राउंड में लिखना है कि इस बंदे को फला बुनियाद पर बेबुनियाद अनाद की वजह से, दुश्मनी की वजह से फंसाया गया। अगर रिश्तों का तनाज़ा उसकी तफसील लिख दें, ज़मीन का तनाज़ा उसकी तफसील, ये ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। फिर आप ये लिखेंगे अगला पॉइंट प्री अरेस्ट बेल के अंदर कि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो होगी उसको ज़रूर ये बंदा फेस करेगा। ये वादा करता है जब इसको पुलिस बुलाएगी ये अपनी इन्वेस्टिगेशन में हाजिर होगा, इसको बेल ग्रांट की जाए। फिर कि ये तैयार है हर तरह की श्योरिटी देने को, जो अदालत जनाब वाला से श्योरिटी मांगेगी ये उसको देने का पाबंद उसको देगा। फिर ये सरेंडर करता अपने आप को, जो सबसे अहम नुक्ता एक तो ये कि मेलाफाइडी, उससे भी अहम कि ये सरेंडर करता है। प्री अरेस्ट बेल में जब तक वो अदालत के सामने हाजिर नहीं होगा, एंटीसिपेटरी बेल में जब तक हाजिर नहीं होगा, और प्रोटेक्टिव बेल में जब तक अदालत के सामने अपने जिस्म को पेश नहीं करेगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों बेलें मेरे भाई उसको गिरफ्तार करने से पहले की हैं। ये उसको रियायत देने कि हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करते। अब वो इतना नवाब तो नहीं है कि वो अदालत भी पेश ना हो, तो अदालत कहेगी मेरे सामने तो आ, कम अज़ कम मुझे अपना चेहरा तो दिखा, तुम है कौन। जब तुम अपने आप को अदालत के सामने पेश कर रहे हो तो मुझे यकीन आ रहा है कि नहीं, फिर तुम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन करोगे, भागोगे नहीं। तो इसलिए उसको सरेंडर करना ज़रूरी है। कि लिखेंगे कि ये बंदा ने अपने आप को अदालत जनाब वाला में पेश कर दिया। फिर प्रेमा फेशाई इनोसेंट कि तमाम जो रिकॉर्ड है वो ये साबित कर रहा है कि ये बंदा जो है ये इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, ये फॉल्सली फंसाया गया। अब कोई ना कोई तरीका ढूंढें, प्ली ऑफ एलिबाई का तरीका ढूंढें कि उस दिन तो ये इस जगह पर था, इतने गवाहान हैं इसके, कोई भी तरीका जो आपके पास, जो उसकी स्टोरी जो आप उससे पूछें, हर जुर्म की अलग होगी, हर क्लाइंट की अपनी कहानी है। कोई क्रिमिनल केस एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं, वैसे तो सिविल भी नहीं मिलते, मगर क्रिमिनल तो बिल्कुल भी नहीं मिलते, हर क्रिमिनल की अपनी कहानी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस जैसे ही आप मेजर एक्ट में पढ़ेंगे आप उसमें ये देखेंगे कि कोर्ट्स यही कहती हैं कि जो हर क्रिमिनल केस की अलग कहानी है, तो जो अदालत है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर क्रिमिनल केस को अलग तरीके से डील करें। शुक्र। फिर आप लिखेंगे कि ये नो क्रिमिनल प्रीवियस रिकॉर्ड, ये बड़ा कीमती है। अगर तो उससे पूछे मेरे भाई ये मैं लिख रहा हूँ, कभी आप अपने आप के पाँव पे कुल्हाड़ी की जगह के ऊपर कोई मिसाइल मरवा दें, मुझे बता दो कि क्या आपकी जो कोई प्रीवियस कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। सोचो, कभी मैं लिख दूं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और दूसरी पार्टी वो ला के दिखा दे कि जनाबे वाला ये देखें ये बंदा तो पहले ही रिकॉर्ड ही बंदा है। तो इसलिए आप क्या करें, उसका पूछें क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर नहीं है तो ज़रूर मेंशन करें कि इससे पहले इसका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं, ये साफ़ सुथरा बंदा, ये रिस्पेक्टेबल सिटीज़न है। ठीक, रिस्पेक्टेबल को कौन डील करता है? अब बड़ा कीमती सवाल, रिस्पेक्टेबल उसको नहीं कहते जो बड़ा लैंड लॉर्ड हो, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, नहीं, हर वो शख्स रिस्पेक्टेबल है कि जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, आगे है, फिर लिखेंगे इसके अंदर कि अगर आपने कि इसको अरेस्ट किया कि ही वुड सफ़र द इर्रेपरेबल लॉस टू हिज बॉडी, माइंड एंड रेपुटेशन, अगर आप इसको अरेस्ट कर लेते हैं या ये गिरफ्तार हो जाता है, पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है, तो इसके जिस्म को, इसके जहन को, इसकी इज्जत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा, ये शहर में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा। ये एक बड़ी कीमती बात, आप जब भी किसी बंदे से कि प्री अरेस्ट बेल करवाएं, उससे उसका शोबा ज़रूर पूछा करें। अगर वो पढ़े लिखे शोबे से डील है, किसी साफ़ सुथरे शोबे से डील है कि देखिए सब अल्लाह की नज़र में बराबर है माँ सिवाय तकवा के, मगर हमारा जो माशरा है उसमें एक क्लास बनी हुई है कि ये फ़लाँ क्लास से ताल्लुक़ रखता है, ये फ़लाँ क्लास से ताल्लुक़ रखता है, तो उसके हिसाब से भी हमें चलना पड़ता है। तो आप ये देखें, उसका ज़रूर जिक्र करें। वो टीचर है तो आप लिखें ये टीचर ये कैसे जुर्म कर सकता है। कोई बैंक मैनेजर है, बैंक ऑफिसर है, कोई रेलवे का है, कोई अदालती है, कोई बिजनेसमैन है, कोई और है, आप उसका लिखें कि ये कैसे कर सकता है। कोई गरीब है तो भाई ये तो गरीब आदमी है, साफ़ सुथरा अपना काम करता है, रोज़ी रोटी कमाता है, वो उसका जिक्र ज़रूर कर दें। एक बड़ी कीमती बात, बेलेबल ये प्री अरेस्ट बेल में
बेलेबल और नॉन बेलेबल का कंसेप्ट नहीं होता कि ये बेलेबल है नॉन बेलेबल, मगर फिर भी आप ज़रूर बहस में कहेंगे कि जज साहब जो इसका जुर्म है जनाबे वाला ये जो है ये बेलेबल ऑफेंस है, तो इसको तो वैसे ही बेल ग्रांट कर दी जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, बेलेबल नॉन बेलेबल को कंसीडर नहीं करती, मगर फिर भी जज साहब के जहन को फ्रेश करने के लिए, उनकी हमायत हासिल करने के लिए, क्योंकि वो परी रेस्ट जो बेल देते हैं वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दे रहे हैं, उसके लिए आपने ज़रूर कह देना है कि ये बेलेबल ऑफेंस है अगर बेलेबल है। यहाँ तक आ गया। अब है आफ्टर अरेस्ट बेल इन बेलेबल ऑफेंस। जब बंदा गिरफ्तार हो जाता ना मेरे भाई, अब उसको सिर्फ उस अदालत में पेश कर सकते हैं उसकी बेल एप्लीकेशन जो उसकी ट्रायल कोर्ट हो, जो उसकी ट्रायल कोर्ट हो। सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल खोल लें, उसमें अपने जुर्म को देखें, लिखा होगा ट्राइएबल बाय मजिस्ट्रेट या ट्राइएबल बाय सेशन, जो भी जुर्म है। अब उसकी पहली बेल एप्लीकेशन उस अदालत में लगाएं जो उसकी ट्राइएबल कोर्ट हो। कत्ल है तो उसकी ट्राइएबल कौन है? सेशन, तो उसकी बेल एप्लीकेशन सेशन में जाएगी। अगर एक चोरी का केस है तो उसकी कौन है? मजिस्ट्रेट कोर्ट, तो अब उसकी पहली बेल एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएगी, वहाँ से खारिज होगी सेशन में, वहाँ से होगी हाई कोर्ट में, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। बेलेबल ऑफेंस के अंदर जो 496 सीआरपीसी को डील करता है, मैंने बताया ट्रायल कोर्ट में वो करेंगे। कैसे पता चलेगा कि ये बेलेबल ऑफेंस है? मैंने आपको बता दिया कि आप सीआरपीसी का शेड्यूल खोलें। फिर भी अगर मैं पूरी की पूरी इस कहानी को समराइज़ करूं तो सिंपल वर्ड में जिस जुर्म की भी सज़ा 3 साल तक हो वो बेलेबल होता है। ठीक है। हर वो जुर्म जिसकी सज़ा 3 साल तक हो वो बेलेबल ऑफेंस होता है। अब आंखें बंद करके कहते हैं ये बेलेबल है, तो क्या बेलेबल 3 साल तक जिसकी सज़ा वो बेलेबल है? आप अव्वल तो जज साहब बेलेबल ऑफेंस का नाम सुनते ही खुद ही ज़मानत दे देते हैं, मगर किसी केस में ऐसा करते हैं मैं ज़मानत नहीं देता जी, या पुलिस का रिकॉर्ड मंगवाना है, या अभी कमेंट्स आने, या नोटिस जारी करना है, फलां फलां ये वो। अब ये 2 केस ला हमेशा अपने पास फ़ोटो कापी करवा के रखें बेलेबल ऑफेंस के लिए। 1991 MLD सफ़ा नंबर 518 और PLD 1963 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा नंबर 478, इनकी फ़ोटो कापियाँ करवा लें। अव्वल तो पेश करने की ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी कई जज साहब ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई बहाना निकाल देते हैं। अब आप उनको कहें कि सर, जब वो कहें कि मैं रिकॉर्ड मंगवाना है या ये फ़लाँ फ़लाँ, आप कहें सर ये 2 केस ला मैं आपको देता हूँ, नीचे वाला सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें कहा गया कि नो रिक्वायर्ड ऑफ बेल एप्लीकेशन, मुझे तो आपको बेल एप्लीकेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है, आप तो इसके इसी जो आपके पास रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है इसके ऊपर आप इसको ज़मानत दे सकते हैं। नंबर 2, आप कहते हैं पुलिस का रिकॉर्ड मंगवाना है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो साइटेशन है कहती है कि आपको पुलिस के रिकॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी कमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी नोटिस की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बगैर रिकॉर्ड के भी इसको वो दें, ये केस लाज है। फिर इसके तो मुचलके भी की भी ज़रूरत नहीं है, इसके किसी जामिन की भी ज़रूरत नहीं है, ये केस ला कहता है। इसको इसके सेल्फ बॉन्ड पर, इसकी शख्सी ज़मानत पर, इसके ज़ाती मुचलके के ऊपर इसको आप ज़मानत दे सकते हैं। जज साहब कहते हैं मैंने फिर भी नहीं देनी, कि सर ये केस ला कहते हैं अगर आप अब ज़मानत नहीं देंगे तो मुझे इसकी रीज़न लिख कर दें, मस्ट रिकॉर्ड द रीज़न इफ़ रिजेक्ट्स, अगर आप इसको रिजेक्ट करते हो तो उसकी रीज़न लिख के दें आपने इसको क्यों रिजेक्ट किया। ठीक है। तो ये केस ला बड़े कीमती हैं कि जिसके अंदर उसको बेल एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं, पुलिस के रिकॉर्ड की भी ज़रूरत नहीं, कमेंट की भी नहीं, नोटिस की भी नहीं, किसी जामिन की भी ज़रूरत नहीं, सेल्फ बॉन्ड पे हो सकती है। अगर फिर भी नहीं देते तो मुझे जी रीज़न लिख के दो, आप रीज़न लिखने के पाबंद हैं, ये कानून कह रहा है। ये हो गया। अब है बेल आफ्टर अरेस्ट इन नॉन बेलेबल, इसको 497 CRPC डील करता है। इसकी ज़मानत जब भी लिखेंगे 497 CRPC के तहत लिखेंगे, और ये भी हमेशा ट्रायल कोर्ट में। अगर मजिस्ट्रेट की अदालत इसको लगती है तो पहले मजिस्ट्रेट में, फिर सेशन में, इस तरीके से ऊपर जाएंगे। 497 जो CRPC है ना, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसकी 2 किस्में होती हैं। एक होता है प्रोहिबिटरी क्लास,
एक होता है नॉन प्रोहिबिटरी क्लास। पहले हम देखते हैं नॉन प्रोहिबिटरी क्लास किसको कहते हैं। वो तमाम जुराइम जिनकी सज़ा 3 साल से 10 साल की रेंज में हो, 3 साल से 10 साल की रेंज में हो, वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास कहलाते हैं, गैर ममनुआ क्लास कहलाते हैं। उनमें जनरल रूल ये है कि बेल ग्रांट कर दी जाती है, जनरल रूल ये है बेल ग्रांट की जाएगी। तो अगर आपका नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में आएगा तो या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे, आपने ज़रूर उसमें लिखना है कि ये नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में आता है। मैं 2 मिनट रिकॉर्डिंग देख लूँ, ठीक है जी। अब है प्रोहिबिटरी क्लास, वो तमाम जुर्म जिनकी सज़ा या तो सज़ाए मौत हो या उम्र कैद हो या 10 साल तक हो, वो सब के सब प्रोहिबिटरी क्लास में आते हैं, ठीक है। मैं बड़ी कीमती आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, मैंने खानपुर में नहीं देखी, जबकि ये होनी चाहिए और आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। बेशक के आपके क्लाइंट का जुर्म 10 साल से ऊपर बनता है, 15 साल बनता है, 20 साल बनता है, जो प्रोहिबिटरी क्लास में जाता है, मगर आपने ज़मानत से पहले अपने क्लाइंट के तमाम डॉक्यूमेंट मंगवाकर उसका पूरा रिकॉर्ड पढ़ना है। अगर हो सकता है मिसाल के तौर के ऊपर वो बंदा, उसने किसी की नाक की हड्डी टूटने का कोई जुर्म हो और उसमें 2 बंदे इन्वॉल्व हों, मगर आपका जो क्लाइंट है उसने हड्डी नहीं तोड़ी, वो तो सिर्फ खाली पकड़ के खड़ा हुआ था। बेशक आया जुर्म किसके अंदर है, प्रोहिबिटरी क्लास में आया, ठीक है। उसकी नाक की हड्डी उसने तोड़ दी, वो बिल्कुल डिसलोकेट हो गई, ठीक है, वो प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर जा रहा। मगर आप क्या कहें कि या किसी और केस के अंदर है वो, मगर उसका मेन रोल नहीं है, आप पूरे डॉक्यूमेंट मंगवा के देखें। मैं बड़ी बहुत कीमती बात कर रहा हूँ, मैंने शुरू में कहा मैंने खानपुर में नहीं देखा, मुझे अफसोस होता है, और ये आपके बड़ा काम आएगी और जज साहब पे इंप्रेशन भी बड़ा डालेगी कि ये यार इस बंदे को इतनी गहराई पता है। जब भी आप जब देख लें कि मेरे बंदे का रोल नहीं है, अब आप अदालत में जाएं, अब जो दूसरा वकील साहब कहे ना कि प्रोहिबिटरी क्लास में आता है, आप कहेंगे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपकी मौजूदाना अंदाज में आपसे कहता हूँ, बेशक मेरा क्लाइंट प्रोहिबिटरी क्लास के जुर्म को फॉल करता है, मगर प्रोहिबिटरी क्लास तब बनेगा ना, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कहती है तब बनेगा ना, कि जब आप ये देखें कि मेरे क्लाइंट का रोल क्या है। आप इसको जब सज़ा देंगे क्या प्रोहिबिटरी क्लास की देंगे, क्योंकि आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ये कहता है कि जज साहब की ड्यूटी है कि वो ये देखे कि जिस मुलजिम की ज़मानत पेश की जा रही है, जब मैं इसको सज़ा दूंगा तो क्या प्रोहिबिटरी क्लास की सज़ा दूंगा, बेशक जुर्म प्रोहिबिटरी क्लास का है। तो सर जब आप इसको सज़ा देंगे ये चेक करें कि इसको प्रोहिबिटरी क्लास की सज़ा देंगे। अगर वो देखेगा कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस कमज़ोर हैं और मैं इसको प्रोहिबिटरी क्लास की पूरी सज़ा नहीं दे सकता, तो केस पे प्रोहिबिटरी क्लास तो फिर फॉल ही नहीं करता मेरे क्लाइंट पे, वो तो दूसरे पे फॉल कर रहा है, तो ये प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आ रहा। देखो बहुत कीमती बात है, ये बहुत कीमती बात है, हिला के रख देगी इंशाल्लाह, ठीक है। कि सर आप रिकॉर्ड को चेक करें, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के इतने मजबूत हैं कि मेरे क्लाइंट जो है इसको प्रोहिबिटरी क्लास की फुल सज़ा आप दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो सर ये प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल ही नहीं करता, बेशक इस पर सेक्शन प्रोहिबिटरी क्लास की लगाई है। ये बहुत कीमती बात है सर। आगे है स्टैट्यूटरी ग्राउंड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपके क्लाइंट उम्र कैद, ये सज़ाए मौत का कैदी हो, तो अगर इसकी मज़ीद मैंने यहाँ पे और वजाहत कर दी है, अगर वो आदमी है, वो उम्र सज़ाए मौत का कैदी है, अगर वो आदमी है और उसको जेल में रहते हुए 2 साल हो चुके और उसकी जो इंक्वायरी ट्रायल वगैरह मुकम्मल नहीं हुआ, और अगर औरत है और मौत की कैदी है तो उसको 1 साल हो गया हो जेल में रहते हुए। देखो सज़ाए मौत का जुर्म हो, मर्द हो तो उसको जेल में, पुलिस स्टेशन में, मैं जेल की बात कर रहा हूँ, जेल में रहते हुए 2 साल हो गए अगर आदमी है, औरत है तो 1 साल हो गया। इसके अलावा तमाम जुर्म हैं, उसमें अगर मर्द है तो उसको जेल में रहते हुए 1 साल हो गया और औरत है तो उसको जेल में रहते 6 महीने हो गए।
अब आप अब पूरी की पूरी रिकॉर्ड शीट मंगवाएंगे। कभी भी मेरे भाई पेशी खुद ना लेना, वरना आप इस ग्राउंड को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आप दूसरे वकील की पे डालें या फिर अदालत पे डालें, वो खुद पेशी दें, आपने नहीं लेनी। तो आप ऑर्डर शीट मंगवाएं। ऑर्डर शीट क्या होती है कि जो भी जज साहब हर पेशी पे जो कार्रवाई करते हैं वो ऑर्डर शीट पे लिखते चले जाते हैं, उसको मंगवाएं। आपने पेशियाँ नहीं ली ना, अब आप जज साहब से कहें, जज साहब मैंने मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई, मैं तो हर पेशी पे हाजिर होता रहा, दूसरे वकील साहब पेशियाँ लेते रहे, वो डिले करते रहे, अदालत की तरफ से डिले होता रहा, मेरी तरफ से डिले नहीं हुआ। तो मेरे क्लाइंट का शेल के साथ हक है, ज़रूर हक है, उसको अब आप छोड़ें। अगर वो आदमी है और मौत की कैदी है तो 2 साल हो चुके हों, औरत है तो 1 साल हो चुका हो, कोई और जुर्म हो, आदमी है तो 1 साल, औरत है तो 6 माह। अब आप स्टैच्यूटरी ग्राउंड इसको कहते हैं कि सर इसको स्टैच्यूटरी ग्राउंड के ऊपर अब आप इसको शेल के साथ बेल देंगे। अब आपका सवाबदीदी इख्तियार ख़त्म हो चुका ज़मानत का, क्योंकि मेरे क्लाइंट का कोई इसकी डिले में हाथ नहीं है। आप ये ऑर्डर शीट है, इसको मुलाहिज़ा फरमाएँ और इसको आप ज़मानत दें। एक्सेप्शंस मैंने पिछले ही बताया था आपको, फिर यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया कि नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में अगर औरत है या बूढ़ा तरीन आदमी है या लागर तरीन है या बहुत सख्त बीमार है या 16 साल से कम उम्र का कोई भी कैदी हो, मुलज़म हो, अक्यूज़्ड हो, उसको बेशक प्रोहिबिटरी क्लास है, आप उसको एक्सेप्शन के अंदर लिखें कि ये औरत है, इसको आप जो है वो ज़मानत दें। यहाँ तक हो गया। अब हैं ज़मानत से रिलेटेड बड़े कीमती पॉइंट जो आप अपनी ज़मानत में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला मैंने अभी आपको बताया था ना कि जज साहब से कहें बेशक स्टैच्यूटरी ग्राउंड ये क्या नाम है, ये प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करता है, मगर प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ये नहीं है कि आप उसको पूरी सज़ा दे सकें। वही वाली चीज़, जब भी आपके पास मेरे भाई को क्लाइंट आए, FIR को फौरी मंगवाएं, मंगवा कर पूरी FIR पढ़ें कि मेरे क्लाइंट का, अपने क्लाइंट को ढूंढें, मेरे क्लाइंट का इसमें क्या रोल है। नाक की हड्डी तोड़ी थी ना, तोड़ी दूसरे ने थी, इसने तो पकड़ा हुआ था, कहीं डकैती लगी, ये बाहर खड़ा हुआ था, सपोर्ट कर रहा था, खुद डकैती में इन्वॉल्व नहीं है या रेप में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ बाहर खड़ा हुआ है, पहरा दे रहा है, लेके आने वाला है, कार प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अपने क्लाइंट का रोल देख लें। देखने के बाद फौरी PPC खोलें या मुतलका जो जुर्म की सेक्शन हो वो खोलें, उसमें देखें कि जो जो इसेंशियल है जुर्म के वो पूरे मेरे क्लाइंट ने किए हैं, फुलफिल किए हैं। अगर नहीं किए, आपका क्लाइंट उसमें फॉल ही नहीं करता। ठीक है, और उसको फिर लिखें ज़मानत में कि मेरा क्लाइंट जो है वो इस जुर्म के अंदर मेन रोल उसका नहीं है, वो इस जुर्म में फॉल ही नहीं करता है, इसकी डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करता है, इसका ये रोल है ही नहीं। बेशक नाक की हड्डी टूटी है, बेशक रेप हुआ, मगर इसने तो नहीं मेरे भाई किया, ये तो साथ खड़ा हुआ था। ठीक, नंबर 2 मेला फाइडी ग्राउंड। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई क्लाइंट आए उससे पूछे तुम्हें क्यों भाई फंसाया गया, वो कोई ना कोई कहानी बताएगा, तो सिविल बताएगा, ये फैमिली या क्रिमिनल या कुछ भी बताएगा, वो ज़रूर करें। जब तक बेशक वो प्री अरेस्ट बेल हो चाहे पोस्ट अरेस्ट हो, कोई भी बेल हो, उसमें ज़रूर मेला फाइडी आप ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट, ये सब पॉइंट इन सब में लिख दें। ठीक है, बाकी आप वकील साहब के पास जाएंगे, हर एक का भाई अपना व्यू है, वो कहेंगे भाई इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। भाई ज़रूरत है, आप जज साहब से बेल मांग रहे हैं, मामूली चीज़ नहीं मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मांग रहे हैं, तो आप क्या कहें, ये सारे पॉइंट लिखें, बेशक ये हो बेशक ये। ठीक है, ये मैं आपको बड़ा मशवरा दे रहा हूँ। डिले लिखें, ये देखें FIR में डिले कितना है, वक़ूआ कब हुआ। जितना संगीन जुर्म होगा उसमें 1 घंटा भी डिले फैटल है, ख़तरनाक है और आपके हक़ में बेहतर है। अगर आप मुलज़िम की तरफ से तो लिखें कितना डिले है, और डिले के लिए देखें पुलिस स्टेशन का फासला कितना है, वो लिखें। फिर अगर नॉन प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर फॉल करता है तो फिर आप ज़रूर ये लिखें कि ये कौन से जुर्म में ये नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करता है।
देखेगा प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करता फिर नहीं लिखेंगे, क्यों अपने आप के पॉइंट उसको दे रहे हैं। जो आपके हक में बेहतर है वही किया करें, कानून कहते इसी को है। नॉन प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर जुर्म फॉल करता है ज़रूर मेंशन करें, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करता है। उसके बाद फर्दर इंक्वायरी का अगर आता है तो उसको 497 सब सेक्शन 2 इसको डील करता है कि फर्दर इंक्वायरी किसको कहते हैं। बंदा जेल में है, उसकी फोरेंसिक नहीं आई, फर्दर इंक्वायरी। बंदे की हैंड राइटिंग रिपोर्ट नहीं, फर्दर इंक्वायरी। कोई अहम डॉक्यूमेंट नहीं है वो जेल में, फर्दर इंक्वायरी। 4 बंदे पकड़े गए थे, उनमें से 2 की ज़मानत हो गई है, फर्दर इंक्वायरी। कोई भी ऐसा पॉइंट कि जो आपके क्लाइंट को जुर्म में कमज़ोर साबित करता हो, जुर्म में इनोसेंट साबित करता हो, वो फर्दर इंक्वायरी कहलाता है। तो इसमें शेल का लफ्ज़ है कि जब भी फर्दर इंक्वायरी का मामला होगा, सर ये इसका हक है, शेल है, शेल के साथ ये डील करता है, तो आप पाबंद हैं, अब इस बंदे को आप ज़मानत देंगे, ठीक है। तो फर्दर इंक्वायरी का ज़रूर लिखें अगर कोई ऐसा मामला है फर्दर इंक्वायरी का, कि जो आपके क्लाइंट के जुर्म को कमज़ोर करता हो, बेनिफिट ऑफ डाउट होता हो, वो आप फर्दर इंक्वायरी में इसको ले जाएं। एक बड़े मज़े की बात, कुछ लोग ये समझते हैं कि फ़र्दर इंक्वायरी का मामला इसको कहते हैं कि अभी तो मज़ीद तफ्तीश होनी है। नहीं, हर वो मामला इंटरप्रिटेशन उसकी पढ़ें, उसके नोट्स पढ़ें, उसकी लिस्टेशन पढ़ें, ठीक है, उसकी कमेंट्री पढ़ें। उसमें आप जब देखेंगे ना, डीप में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर वो मामला जो आपके क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने की तरफ लेके आता है, उसके जुर्म को कमज़ोर बनाता हो, फर्दर इंक्वायरी होती है। फिर देखें कि नॉमिनेटेड है या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आया। अगर उसका नाम FIR में नहीं था और बाद में उसका नाम शामिल किया गया, ततीमा बयान पे शामिल किया गया, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में किया, ज़रूर जिक्र करें कि ये तो पहले नॉमिनेट ही नहीं था और अब इस बंदे को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका मकसद है कि ये मिली प्लानिंग है कि मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। अब है डिस्टेंस पुलिस स्टेशन का कितना, मैंने आपको बताया था क्राइम स्पॉट से, और विटनेस का क्या। पिछले मैंने बताया था कि विटनेस अगर रहते भाई लियाकतपुर, वो यहाँ पे अवार्ड लेने के लिए आए हुए थे। अगर रात का वकूआ का ज़रूर मेंशन करें, ये आपको बड़ा कीमती होगा कि सर रात का वकूआ, अंधेरी की जगह है, मेरा जो क्लाइंट है उसको पहचानना किस तरीके से, क्या वहाँ पे कोई नाइट का कोई मैच लगा हुआ था, कि कितनी लाइटिंग का इंतज़ाम था कि इसको पहचान लिया गया वहाँ पर। तो नाइट का वकूआ तो ज़रूर लिखें, ये शक की बुनियाद पैदा कर देता है। फिर है मेन रोल या जॉइंट रोल या नो रोल। कई जगह पे आप ऐसे देखा, आप क्लाइंट का नाम उसका रोल ही नहीं होता। जैसे झगड़े का केस है, ये सब बंदे आए, FIR में लिखा होगा फलां ने उसके हाथ पकड़े और उसके दूसरे ने मुक्का मारा, तीसरे ने लात मारी। आपके क्लाइंट ये भी मौके पे शामिल था, मगर रोल नहीं लिखा, नो रोल। आप लिखें इसको, तो रोल ही नहीं लिखा, मज़े हो गए आपके। ये अगर रोल है तो मेन रोल नहीं, उससे बाजू पकड़े हुए हैं, ये एक टांग पे उसने को जो है डंडा मार दिया है, तो मेन रोल तो ना हुआ। फिर है नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, मैंने आपको बताया कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ज़रूर आप लिखेंगे। प्ली ऑफ एलिबाई ज़रूर लेंगे, अगर वो किसी और जगह पे था उसके गवाहान को बुलाएं, उसके पूरे के पूरे सबूत इकट्ठे करें और ये दिखाएं कि ये तो इस जगह पे था ही नहीं। अब अक्सर वकला कहेंगे तो फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है। मेरी एक वकील साहब पे इसी चीज़ की बहस हुई थी, जबकि वो 7-11 का केस था। उसने कहा जी आप तो इस मामले के अंदर बोल ही नहीं सकते, ये तो आगे जो है ट्रायल के मामला आते हैं। मैंने कहा वकील साहब मैं आपसे तो बात नहीं कर रहा, मैं जज साहब से बात कर रहा हूँ, फिर जी आप तो इस मामले में बोल ही नहीं सकते। मैं कहा सर आप सीनियर हैं, मैं आपकी इज्जत करूँ, आप बोल ही नहीं सकते। मैं कहा सर रुकें, जज साहब इनको रोकें, मैंने 7-11 के ज़रिए अपनी इस पूरी की पूरी कार्रवाई को खारिज करवाना है। मैं जब तक आपको कन्वेंस नहीं करूँगा, आपको बताऊँगा नहीं कि मेरा बंदा इसके अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व है, तो आप क्यों खारिज करेंगे। जज साहब ने फिर उनको रोका, रुके भी, कहने दें इसको। तो ये बात क्यों बताई कि कई लोग आप लोग कहेंगे कि नहीं ये तो प्ली ऑफ एलिबाई, तो फर्दर जो है ये इसमें ट्रायल का मामला है। नहीं भाई मैंने इसी में करना है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना मेरे भाई, मैं कभी भी वो बात नहीं करता जो कि कमज़ोर हो या जो कि कहीं सुनी हो, नहीं, जो मेन इस्टेब्लिश्ड हो, जो बहुत डीप की बातें हों वही बताता हूँ, आम बातें नहीं बताता। 497(4) ये बड़ा कीमती है। अगर कोर्ट में ट्रायल मुकम्मल हो चुका, ठीक, कोर्ट में ट्रायल मुकम्मल हो चुका और
जज साहब को पता चल गया कि ये बंदा इनोसेंस है, मैंने इसको छोड़ना है, मगर क्योंकि ऑर्डर लिखने में भी टाइम लगता है ना, और वो बंदा अगर अंदर है, अब वो तो जज साहब खुद ही छोड़ देते हैं। मगर अगर जज साहब आपको पता किस तरीके चल जाए कि ये बंदा जो है हर केस में इसको वो किया जा रहा है कि इन्वॉल्व नहीं है, तो आप कोर्ट को कह सकते हैं कि ये आप शेल के साथ जो है विदाउट श्योरिटी, आपको श्योरिटी भी देने की ज़रूरत नहीं है, कि इस तरह का जामिन देने की ज़रूरत नहीं है कि जज साहब आप तो ये तो इनोसेंस जो है ऑब्जर्व हुआ है इसके अंदर, तो आप इसको छोड़ दें। वो जज साहब की खुद ड्यूटी, जज साहब खुद छोड़ते हैं, मगर आप भी कह सकते हैं कि उसको छोड़ देंगे। याद रखना, मैंने आपको बताया था कि बेल जब रिजेक्ट हो जाए उसकी कोई रिवीजन नहीं है, कोई अपील नहीं है, हमेशा नए ग्राउंड के साथ आप बेल लेंगे और हर एक ग्राउंड को एग्जॉस्ट करेंगे, मुकम्मल इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर पहले ग्राउंड में आपने ये लिया कि मेरे क्लाइंट का मेन रोल नहीं है, आपने मजिस्ट्रेट के पास दी, खारिज हो गई, यही वाला ग्राउंड आप सेशन पे लेके जाएंगे, नया नहीं लेके जाएंगे। इसी ग्राउंड को आखिर तक बाल की खाल निकाल देंगे इसकी, सेशन से खारिज हुई हाई कोर्ट ले जाएंगे। अब जब दूसरा कोई ग्राउंड आएगा, अब उसको इस्तेमाल करेंगे, पहले मजिस्ट्रेट पे, फिर सेशन पे, फिर हाई पे, यानी हर ग्राउंड को आखिर तक निचले से ऊपर लेवल तक एक ग्राउंड को लेके चलना है। एक से ज़्यादा ग्राउंड भी लेके जा सकते हैं, मगर हर बार 1000 मरतबा आप एप्लीकेशन मूव करें, हर बार आपको नया ग्राउंड देना है। अब है नो बेल लिमिट, बेल की कोई लिमिट नहीं है। एवरी ऑफेंस सेपरेट बेल, हर बेल की अलग जो हर जुर्म की अलग जो है वो आपको ज़मानत करवानी पड़ती है। इससे एक बंदा कत्ल के अंदर है मगर उसने नाजायज़ असला भी लिया, अब ये नहीं कि कत्ल की ज़मानत करवा ली तो असला की भी ज़मानत हो गई, असला की ज़मानत मजिस्ट्रेट लेगा, उसकी अलग अपने एप्लीकेशन देनी है, और कत्ल की सेशन साहब लेंगे, ठीक है। अब है इसकी मुख्तसर सी बहस। जब भी जज साहब के पास आप जाएं, आप उनसे कहें कि बाअदब तरीके से, बाहौसला तरीके से, रिलैक्स होकर, जज साहब ये जो मेरा बंदा है, बेशक कोई भी बेल हो, प्री अरेस्ट हो, आफ्टर अरेस्ट हो, कोई भी हो, ये एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, आज से पहले इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये बंदा इस जुर्म के अंदर कोई इसका मेन रोल नहीं है, ये शख्स सिर्फ दिखाया गया है एक मेलाफाइडी ग्राउंड के ऊपर कि इसका फलां तनाज़ा था, इसके रिश्ते का मसला था, ये इसका सिविल कोई प्रॉब्लम था, जो भी हो आप बताएं। इस बुनियाद के ऊपर, इस अनाद के ऊपर मेरे क्लाइंट को इस मामले में झूठा, बेबुनियाद, मन घड़त कहानी बनाकर इसको फंसाया गया कि ताकि ये उस मामले से बाज आ जाए। दूसरी, अगर तो प्री अरेस्ट बेल है तो आप क्या कहेंगे कि सर ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुकम्मल ताउन करेगा, जो जनाबे वाला की अदालत इसकी श्योरिटी मांगेगी वो देने के लिए पाबंद है, अपने आप को इसने सरेंडर कर दिया है और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और अगर आप इसको ये नहीं देते, इसका फलां मकाम है, टीचर है, फलां है, कोई भी तो इसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, इसके जिस्म को, इसकी माइंड को, इसकी रेपुटेशन को। तो मेरी जनाबे वाला से दरख्वास्त है कि इसको आप बेल ग्रांट करें, अगर ये इसमें प्रूफ हो जाता है, गिल्टी प्रूफ हो जाता है, तो उसको सज़ा तो देनी ही देनी है। ये आगे प्री अरेस्ट, ये तमाम पॉइंट क्या कि सर मेलाफाइडी ग्राउंड मैंने आपको बता दिया, सर FIR में इतना डिले है, जुर्म होता है 2 किलोमीटर दूर पर पुलिस स्टेशन से, ये बंदा 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद जो है पुलिस स्टेशन में आकर अपने FIR करवाता है। ये डिले क्या है, और उस डिले को इसने मेंशन नहीं किया FIR में कि मैंने सर डिले क्यों किया, क्योंकि इसलिए किया गया कि मेरे क्लाइंट का मशवरा किया गया कि इसको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, जबकि मेरा क्लाइंट इस वक्त इस मौके पर यहाँ पर मौजूद नहीं था, ये इसके फला फला सबूत है, या इसकी जो शनाख्त की गई ये रात का वकूआ था। सर रात के वकूए मेरे क्लाइंट की कैसे शनाख्त हुई, जो गवाहान है वो इतने फासले पे खड़े हैं, अगर लाइट का इंतज़ाम था तो वो मेरे क्लाइंट के चेहरे पे डायरेक्ट नहीं पड़ रही थी। फिर कि ये नॉमिनेटेड नहीं है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में इसको फंसाया गया, बाद में ततीमा बयान लिए गए, ये देखा गया कि ये बंदा जो नाम मालूम है उसमें इसका नाम दिया गया। अगर ये बंदा पहले से ही इन्वॉल्व होता तो ये बंदे इसको जानते हैं, जो जानते हैं उन्होंने इसका नाम मालूम क्यों लिखा, ठीक है।
अगर ये इसको जानते थे, इनका कोई हमसाया था कोई, उस टाइम इन्होंने उसका नाम क्यों नामालूम लिखा? ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, नामालूम उसको लिखा जाएगा जो अनजान बंदा हो, ये तो उनसे डेली मिलता है। FIR में इसको लिखवाते नामालूम, बाद में कहते हैं हाँ ये था। ये कैसे हो गया? फिर इसका जॉइंट रोल है, इसने हाथ पकड़े, मेन रोल इसका नहीं है, ये इस जुर्म में फाल नहीं करता, ये प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आता। फिर कि फर्दर इंक्वायरी मामला फाल करता है कि ये मामला फर्दर इंक्वायरी का है सर, 4 बंदों का मामला था, 2 की ज़मानत हो चुकी, या अभी तक फोरेंसिक रिकॉर्ड नहीं आया, पुलिस को इसके जिस्म की ज़रूरत नहीं है, ये अंदर बैठा हुआ है, इसको बाहर आने दें, अपना ट्रायल फेस करने दें। अगर ये गिल्टी होगा, जनाबे वाला को तो फुल अख्तियार है कि इसको सज़ा देंगे। तो सर पुलिस को जिस्म की ज़रूरत नहीं है, ये बेफजूल अंदर बैठा है, और ये इंसाफ का तकाजा नहीं है कि एक शख्स जो फर्दर इंक्वायरी में फाल करता हो तो आप उसको अंदर रखें। ये मामला फर्दर इंक्वायरी का, ये शेल के साथ जनाबे वालों को पाबंद करता है कि आप इसकी ज़मानत लें। ठीक है, इस तरीके से आपने ये बहस करनी है। हमारे हक़ में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।